हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैक टेक्नोक्रेट्स पर। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी वो पूरी की पूरी फिनिश कर ली थी। ठीक है ना। जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने अच्छे से पढ़ लिए थे, उनके साथ हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी लिए थे। अब आज हम वेक्टर का एक लास्ट लेक्चर लेंगे जिसके अंदर हम वेक्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a vector is equals to 2 I cap minus j cap minus k cap and b vector is equals to 5 I cap minus 2 j cap plus 3 k cap। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि हमें वो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हमें वो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इसके भी परपेंडिकुलर हो और इसके भी परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि इन दोनों को लेकर अगर हम एक प्लेन में रख दें, ठीक है, दोनों वेक्टर्स को अगर अपन एक प्लेन में रख दें, किस तरीके से, चलिए सॉल्यूशन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। सॉल्यूशन पे आप ध्यान दीजिएगा कि सपोज कीजिए अगर मैंने ए वेक्टर ये ले लिया और बी वेक्टर ये ले लिया। ठीक है, ये मेरे पास बी वेक्टर है और ये मेरे पास ए वेक्टर है। ओके देन, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा होता है। अब आप जानते हैं कि अगर हम लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। जहां पर ये चीज क्या थी हमारे पास, ये चीज है हमारे पास मैग्नीट्यूड। क्या है हमारे पास? ये मैग्नीट्यूड है किसका? क्रॉस प्रोडक्ट का। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये उसका मैग्नीट्यूड आता है। और एन कैप क्या है हमारे पास? यूनिट वेक्टर। तो हम एन कैप को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी साइन थीटा। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अंदर आपको क्या लगता है हमें निकालना तो ये है, ये हमें फाइंड आउट करना है एग्जैक्टली। तो क्या हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो हमें इन दोनों फॉर्मूलों में से इस वाले फॉर्मूले को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा है और थीटा के बारे में क्वेश्चन में हमें कोई भी जानकारी नहीं दे रखी है। ठीक है, हमें ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है और दोनों वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं। इनके एंगल के बारे में जानकारी नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि हमें न्यूमरेटर में ये निकालना है। ठीक है, तो हम इसको मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जमा देंगे, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, दिस इज क्लोज। अब ए वेक्टर का है 2 माइनस वन माइनस वन, 2 माइनस वन माइनस वन। देन बी का है 5 माइनस टू प्लस थ्री, 5 माइनस टू एंड थ्री। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वैल्यू रखते वक्त आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना है। चलिए, अब आपने वैल्यू रख दी है तो हम इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे। जैसे आई कंपोनेंट ब्रैकेट, फिर माइनस जे कंपोनेंट ब्रैकेट, फिर प्लस के कैप ब्रैकेट। ये मैंने आपको कल बता दिया था लास्ट लेक्चर में कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो जब मैं आई के लिए कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास सिर्फ ये चार एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पूरी कैंसिल है तो मेरे पास ये चार एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री, देन यहाँ माइनस माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस टू। ठीक है, ये हमारे पास आ गया आई कैप का ब्रैकेट। देन आफ्टर जब हम जे कैप के ब्रैकेट की बात करेंगे, ठीक है, जब हम जे कैप के ब्रैकेट की बात करेंगे तो जे वाली लाइन, जे वाली रो और जे वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये चार बचेंगे, ये चार ही बचेंगे और हमें रूल क्या फॉलो करना था इस तरीके से। ये वाला रूल लास्ट लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है ना, वन से टू मल्टीप्लाई, देन फिर माइनस, फिर थ्री से फोर, फिर मल्टीप्लाई।
अब जे कैप के लिए सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6, फिर माइनस, उसके बाद 5 इंटू -1 -5, तो ये आ जाएगा हमारे पास -5। देन अब हम जब के लिए सॉल्व करेंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली रो हटा देंगे, अब ये 4 बचेंगे हमारे पास, ठीक है। तो 2 इंटू -2 -4, देन माइनस 5 इंटू -1 हाउ मच -5, तो हमारे पास आ जाएगा -5। तो हमारे पास आया है ए वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, कितना आया है -3 और -2 -5, तो -5 आई कैप, देन माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 5 11, तो -11 जे कैप, ये माइनस बार लग रहा है, देखिए ध्यान रखिएगा, तो ये दोनों तो ऐड हो गए क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 5 11, बट ये बार माइनस लगा हुआ, तो -11 जे कैप। देन आफ्टर दिस इज माइनस माइनस प्लस, +5 एंड -4, तो प्लस का 1, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस जे कैप। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू आ चुकी है, ये हमारे पास क्या आ चुकी है, न्यूमरेटर की वैल्यू। तो दूसरी चीज हमें निकालनी है, हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, मतलब इनके जो क्रॉस प्रोडक्ट से हमारे पास जो वेक्टर अवेलेबल हुआ है ये वाला, इनके क्रॉस प्रोडक्ट से हमें एक वेक्टर मिला है ना ये वाला, तो हमें उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो चलिए मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड हमारे पास हो जाएगा एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, यही होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो जब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 5 जा 25 प्लस 11 इंटू 11 121 प्लस 1 का 1, ठीक है। 121 प्लस 25 46 है ना, ये हो जाएगा 146 147, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट 147, ये हमारे पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब हम इस वाले रिलेशन में, इस अपन ने रिलेशन नंबर ए बोल दिया था, बाय इक्वेशन ए, बाय इक्वेशन है व्हाट वी कैन फाइंड, वी फाइंड दैट एन कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 147, ये किसमें आ रहा है, न्यूमरेटर में, तो हम लिख देंगे 1 अपॉन अंडर द रूट 147 इंटू, ये हमारे पास 1 अपॉन ही आ गया ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की वैल्यू थी हमारे पास -5 आई कैप -11 जे कैप देन प्लस के कैप, तो ये दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो हमें एन कैप निकालना था, एन कैप के लिए उसने हमसे यहाँ पर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी करवा लिया, उसने वेक्टर का हमसे मैग्नीट्यूड भी निकलवा लिया, और यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन को भी उसने यहाँ पे वेरीफाइड करवा लिया। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस या इस तरीके की कैलकुलेशंस आपको वेक्टर में करनी पड़ सकती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द एंगल made by a vector is equals to 3 I cap minus j cap plus 2 k cap with y axis, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में उसने पूछा है फाइंड द एंगल मेड बाय दिस वेक्टर, मतलब हमें इस ए वेक्टर का y एक्सिस के साथ एंगल निकालना है। तो सपोज कीजिए ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है, ठीक है। इस तरीके से हमने बना लिया, और अगर हम वेक्टर को यहाँ पे रख देते हैं, वेक्टर का टेल, तो अगर ये कोई हमारे पास वेक्टर है ए वेक्टर, तो उसने हमसे ये एंगल पूछा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल पूछा उसने हमसे थीटा, कि वो y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। आई कुछ बात समझ में। चलिए कैसे प्रोसीड करेंगे, हम प्रोसीड करेंगे y को एक यूनिट वेक्टर मान के, ठीक है। y की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या मानता है कि we have to find angle between a वेक्टर एंड, और y एक्सिस के बीच का एंगल निकालना है ना, तो y की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, j कैप, यस, y की डायरेक्शन में यूनिट कैप होता है
यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। तो हमें इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब हम जानते थे कि हमारे पास cos थीटा की वैल्यू कितनी आती थी, cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए अपॉन ए बी, मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहां पर हियर हमारे पास जो ए वेक्टर है वो तो हमें ए ही दे रखा है, और इसकी वैल्यू हमारे पास 3 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, और जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर को अब हम क्या कंसीडर कर लेंगे, जे कैप। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, सिर्फ जे कैप, क्योंकि प्लस वाई एक्सिस से उसने एंगल पूछा है। चलिए अब फॉर्मुलेशन कर देते हैं, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी। तो ए की जगह में लिख दूंगा 3 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप डॉट, बी की जगह में क्या लिखूंगा, बी की जगह हमारे पास है जे कैप, सिर्फ और सिर्फ जे कैप डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। चलिए ए का मैग्नीट्यूड होता है एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, जो कि है हमारे पास 3, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया ए का मैग्नीट्यूड। अब बी का मैग्नीट्यूड, भाई बी है यूनिट वेक्टर जे कैप, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी 1 होता है, तो यहां पर हम लिख देंगे सिर्फ और सिर्फ 1। ओके देन नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं, cos थीटा तो 3 i कैप डॉट जे कैप, आप जानते हैं कि जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो सेम यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं, बाकी सब जीरो हो जाते हैं। डॉट प्रोडक्ट के लेक्चर को आप पीछे जाके देख सकते हैं, उसमें हमने ये देखा था कि सेम टाइप के यूनिट वेक्टर्स के बीच में डॉट होता है तो मल्टीप्लीकेशन 1 आता है। उसके अलावा किसी भी अदर टाइप के यूनिट वेक्टर के साथ अगर उसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो वो जीरो हो जाता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बोल रहा हूं मैं, जिसमें तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये माइनस जे और ये प्लस जे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -1 अपॉन अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 3 3 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, तो हमारे पास आ जाएगा √14, ठीक है। हमसे एंगल पूछा गया था, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1 बाय √14, ये हमारे पास आंसर, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड वेरियस एंगल्स बिटवीन वेक्टर्स बिलो, मतलब नीचे जो हमें वेक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो चलिए वेक्टर्स की थोड़ा ओरिएंटेशन के बारे में अपन नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। ये एक जनरल सा क्वेश्चन है, कराना जरूरी है। जैसे पहला वेक्टर हो गया ये, दूसरा वेक्टर हो गया ये, ठीक है, तीसरा वेक्टर हो गया आपके ये वाला, ठीक है, चौथा वेक्टर हो गया आपके, तीसरा वेक्टर आपके ये इस तरीके से है, चौथा वेक्टर आपके हो गया, चौथा वेक्टर आपके हो गया ये वाला, ठीक है। तो देखिए अब इन सब के अपन को एंगल्स निकालना है, तो मैं पहले मैं इनके नाम लिख देता हूँ। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा, चार ही हैं अपने पास, ठीक है, ए बी सी डी। अब इनके बारे में जो क्वेश्चन में हमें रिपोर्ट दे रखी है वो यहाँ पे दे रखी है। ये एंगल 30 डिग्री रिपोर्ट कर रखा है, ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री रिपोर्ट कर रखा है, ये एंगल भी हमारे पास 30 डिग्री रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब चलिए मैं इसका सॉल्यूशन वाला पार्ट बनाता हूँ, ठीक है ना। बस डायग्राम ही समझने का है और कुछ भी नहीं है। आप इसमें एक बार डायग्राम को अच्छे से समझ गए कि भाई वेक्टर का रोटेशन हम या फिर ओरिएंटेशन हम कैसे सेट करते हैं, तो लाइफ सेट है। देन आफ्टर वेक्टर में आपको कभी परेशानी नहीं होने वाली। तो जैसा कि बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वेक्टर के टेल को ही हम पकड़ के वहां पर सेट करते हैं जहां से हमें कैलकुलेशंस करनी है, और जनरली कैलकुलेशंस हम करते हैं रेफरेंस फ्रेम के ओरिजिन से। ओके, तो ये देखिए हमारा 2 डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम है, तो उसका ये ओरिजिन आ गया। तो हम सभी के सभी वेक्टर्स की टेल को कहां जोड़ने की कोशिश करेंगे, इस ओरिजिन पर। देन आफ्टर वी कैलकुलेट द एंगल्स बिटवीन देम। चलिए अब ये ए वेक्टर है, ये इधर 30 डिग्री बना रहा है, तो इसकी टेल मतलब हमारे हमको इस पॉइंट को, ये एरो इस तरफ जा रहा है ना, तो हेड ये है, टेल ये है, तो टेल को हमें यहां पर लाना है। तो हम इस पूरे वेक्टर को देखो, हम इस पूरे वेक्टर को उठा के
यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर को हमने यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया। पहले ये वेक्टर यहाँ था तो ये एंगल 30 डिग्री था, तो अब ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा सिंपल ज्योमेट्री से, ठीक है ना। इतना तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए भाई। ये वेक्टर ये एंगल 30 है तो मैंने इसको आगे इधर बढ़ा दिया, तो ये वाला एंगल 30 हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये वेक्टर हमने सेट कर दिया है। देन अब हम बी की बात करते हैं। बी बी का टेल ऑलरेडी यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये टेल है और ये हेड है, तो बी को हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। बी जैसा था उसे वैसा ही रहने दीजिए। ये हमारे पास बी वेक्टर है, दिस इज आवर ए वेक्टर। और ये कितना एंगल बना रहा था? ये 45 डिग्री एंगल बना रहा था। हाउ मच एंगल? 45 डिग्रीज। ओके देन उसके बाद ये डी, ये सी, सॉरी सी। अब ये देखो सी तो बिल्कुल ही अलग ही निकल रहा है, ये सारे तो एक पॉइंट की तरफ एक्ट कर रहे हैं, या तो ओरिजिन की तरफ या ओरिजिन से अलग, लेकिन ये तो बिल्कुल ही अलग प्लेन में है ना। तो इस वेक्टर को ऐसा कैसा उठा के हमें यहाँ पे लाना, मतलब इसकी ना तो डायरेक्शन चेंज करनी है ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज करना है। तो सी वेक्टर हमारे पास इधर आ जाएगा, क्योंकि सी वर्टिकल अपवर्ड्स डायरेक्शन में है, तो ये सी डिग्री, ये सी हो गया, ठीक है ना। अब सी जो है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री, तो इसको अपन यहाँ 90 डिग्री लिख देते हैं। भाई सी का एंगल भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो वो 90 डिग्री बना रहा है क्योंकि वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। देन अगर ये डी है, ठीक है, तो इस डी का टेल ये है, इस टेल को हमें यहाँ पे लाना है। तो इस पूरे वेक्टर को मैं ऐसा कैसा उठा के यहाँ रख दूंगा। आ रहा बात समझ में? इसको मैं यहाँ रख दूंगा तो मेरे पास ये वेक्टर आ जाएगा इधर, इसको हम बोल देंगे डी वेक्टर। इसको हमने डी वेक्टर बोल दिया, ठीक है। अब ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा, ये एंगल भी 30 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब हमें इन सब के एंगल्स की कैलकुलेशन करनी है, तो मैं बिना लिखे आपको इसी डायग्राम में समझा के करवा देता हूं। हम एंगल्स हमेशा कहां से मेजर करते हैं? प्लस एक्स एक्सिस से। कहां से? प्लस एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारे पास प्लस एक्स एक्सिस, ठीक है। तो चलिए आप मेरे को बताइए कि वेक्टर सी जो है वो कितना एंगल बना रहा है प्लस एक्सिस से? आप बोलेंगे सर 90 डिग्री, क्लियरली विजिबल। ओके देन अब मैं बोलता हूं कि एंगल वेक्टर डी जो है वो प्लस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? तो देखिए ये 90 और उसके बाद ये प्लस 30। भाई डी तक पहुंचना है ना हमें प्लस एक्सिस से, तो ये 90 चले यहां तक और उसके बाद 30 चले यहां तक, तो हम डी पे पहुंच गए। तो 90 प्लस 30 120। तो डी कितना एंगल बना रहा है? 120। देन अगर हम बी की बात करें तो ये पूरा एंगल, ये प्लस एक्स से माइनस एक्स तक का जो पूरा एंगल है वो 180 डिग्री होता है। 180 में से हमने 90 माइनस कर दिया तो 90 बचा, 90 में से भी 45 माइनस कर दिया तो कितना बचा? बाकी का 45। तो बी का एंगल हो जाएगा 90 प्लस 45 डिग्री, मतलब 135 डिग्री। इसी तरीके से आप इस ए वेक्टर का भी निकाल सकते हैं, ये पूरा का पूरा 180 डिग्री है ना, ये पूरा 180 डिग्री, देन उसमें 30 डिग्री ऐड करें तो 210 डिग्री। तो इन सभी वेक्टर्स के एंगल आ गए। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं तो बताइए वेक्टर बी और वेक्टर डी के बीच का एंगल क्या है? बच्चों लिखने में मैं इसको लिख सकता था, लेकिन आपको डायरेक्ट डायग्राम देखकर ही एंगल्स का मेजरमेंट आना चाहिए, ठीक है ना। आप पेन चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं, क्योंकि उससे एरर की संभावना कम होती है। देखिए बी और डी के बीच का एंगल हम जानते हैं कि माइनस एक्स एक्सिस और प्लस एक्स एक्सिस इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। अब 90 डिग्री में से ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल जो हमें पता नहीं है, और ये तीसरा एंगल। 90 डिग्री के हमने 3 टुकड़े करे, पहला टुकड़ा 45 डिग्री, दूसरा टुकड़ा 30 डिग्री, और ये जो तीसरा टुकड़ा है वो हमें पता नहीं है, वही तो निकालना है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 45 प्लस 30 75। कितना? 75। अब टोटल था 90, उसमें से ये इन दोनों का सम मतलब 75 माइनस कर देंगे। तो 90 में से 75 माइनस हुआ तो हमारे पास ये जो बी और डी के बीच का एंगल है ये कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। तो क्वेश्चन में, वेक्टर के क्वेश्चन में आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा कुछ, जिसमें वेक्टर्स का ओरिएंटेशन गड़बड़ा के दे रखा होगा। उस वेक्टर के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से ओरिएंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से ओरिएंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद ज्योमेट्री की सहायता से रेस्पेक्टिव एंगल्स को भी सब्स्टिट्यूट करना है। उसके बाद अगर इंडिविजुअल एंगल पूछे हैं तो आप प्लस एक्स एक्सिस से एंगल निकाल लीजिए, या फिर दो वेक्टर्स के बीच के एंगल पूछे हैं तो ज्योमेट्री की सहायता से निकाल लीजिए। जैसे इधर देखिए वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का एंगल पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो देखिए ये 45 है और ये 30 है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। ओके, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 75 डिग्री है।
तो कुछ इस तरीके के बेसिक ओरिएंटेशन वेक्टर के आपको आने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में जरूरी नहीं है कि आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है आप उसी से सॉल्यूशन तैयार कर लें, आपको उसे ओरिएंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। चलिए अब सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन j कैप प्लस k कैप एंड i कैप प्लस j कैप। ठीक है, तो हमें ये दो वेक्टर्स दे रखे हैं और इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एंगल के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? तो सर फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ द वेक्टर्स डिवाइडेड बाय द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स, है ना। जहां पर ए वेक्टर हमें कितना दे रखा है? ए वेक्टर हमें दे रखा है जे कैप प्लस के कैप एंड पी वेक्टर हमें दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, अब इन दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो जे कैप प्लस के कैप डॉट ऑफ आई कैप प्लस जे कैप। देखिए कितना आता है। तो देखिए जे और आई, जब हम सेम टाइप के यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी 1, अदरवाइज 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आई जे और के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है ना, इसकी थ्योरी में अपन ने डिस्कस किया था। तो जे के यहाँ पर इसमें भी जे है और इसमें भी जे है, तो ये दोनों ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 इंटू 1 1। ठीक है, मतलब जे के साथ कितना है? 1, इधर जे का कोफिशिएंट कितना है? 1, तो 1 इंटू 1 1। ठीक है, तो ए डॉट बी हमारे पास कितना आ गया है? 1 आ गया है। अब हम निकालेंगे ए मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास? वो हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। देखिए सॉरी, वाई इसके अंदर एक्स कंपोनेंट 0 है पर वाई कंपोनेंट है 1 और जेड कंपोनेंट भी है 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक्स कंपोनेंट 0 है तो वो हमने लिखा नहीं, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा √2। और इसी तरीके से जब हम बी को निकालेंगे तो बी के साथ भी कुछ यही कहानी है। बी में देखिए, बी के अंदर आपके पास एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, पर जेड कंपोनेंट 0 है, तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, वो 0 वाला हम लिखते नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा √2। अब ये सारी वैल्यूज हमें इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है, तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी। तो ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास आई थी 1 डिवाइडेड बाय ए बी मतलब ये हो जाएगा √2 इंटू √2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2। क्या लिख सकते हैं? 1/2। और cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 1/2 होती है cos 60 डिग्री की वैल्यू। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। तो कुछ आई बात समझ में स्टूडेंट्स? इस तरीके से हमें उसने दो यूनिट वेक्टर्स के कॉम्बिनेशंस के बीच में से एंगल निकलवा लिया और वो एंगल हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू निकल के आई है थीटा इक्वल टू 60 डिग्रीज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ magnitude of vector a plus b is equals to r1 and magnitude of vector a minus vector b is r2, then find r1 square plus r2 square। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब हमने a वेक्टर और b वेक्टर को ऐड किया उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया r1। उसी तरीके से जब हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया, मतलब ए वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस किया, तो हमारे पास रिजल्टेंट आया r2। तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर की।
मतलब अगर ये हमारे पास ए वेक्टर था सपोज कीजिए, और ये हमारे पास अगर बी वेक्टर था, तो इन दोनों से हमने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ये पैरेललोग्राम इस तरीके से यहाँ पे आके खत्म हो रहा है। तो ये वेक्टर हमारे पास क्या आ रहा था, ये वेक्टर हमारे पास आ रहा था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। मतलब इसको हम R1 बोल सकते थे। अब जब मैं a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस बी वेक्टर। ये क्या है, ये माइनस बी वेक्टर है। अब इसको लेके हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा R2। मतलब ये जो लेंथ है ये हमारे पास आ जाएगी R2, और ये जो लेंथ है ये हमारे पास आ जाएगी R1। ठीक है, तो हमें इस लेंथ का स्क्वायर प्लस इस लेंथ का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, इस लेंथ का स्क्वायर प्लस इस लेंथ का स्क्वायर। चलिए शुरू करते हैं। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है, इनके बीच का एंगल। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करना है हमें, है ना, R1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास होता था R1, और यहाँ पे लगता था अंडर द रूट। अब अगर मैं ये अंडर द रूट हटा देता हूं तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास पहली इक्वेशन तो डायरेक्ट आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू R1 स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू R2 स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस वाला जो साइन था, अपन ने वेक्टर सब्ट्रैक्शन में पढ़ा था कि यहाँ पर ये वाली टर्म चेंज होती है सिर्फ, इन ये दोनों टर्म चेंज नहीं होती। अब हम जब इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस ये बड़ा सा प्लस लगा दिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा 2b स्क्वायर। ठीक है, इन तो ये प्लस का 2ab cos थीटा, ये माइनस का 2ab cos थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इधर आ जाएगा हमारे पास प्लस जीरो, ये दोनों कट गए, देखो ये प्लस का ये माइनस का है, और हम ऐड कर रहे हैं, और इक्वल टू किस तरफ हमारे पास आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमारे पास R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो देखा आपने कि किस खूबसूरती के साथ वो क्वेश्चन फ्रेम कर देता है। क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करा है कि आप देख के डर जाओगे, बोलोगे अरे यार R1 का फॉर्मूला इतना बड़ा, R2 का फॉर्मूला इतना बड़ा। लेकिन जब आपने फॉर्मूले को इस तरीके से रख के एक बार में ही सॉल्व कर लिया, देखिए 3 लाइन के अंदर तो आंसर आ चुका हमारे पास। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थ्री फोर्सेस A, B and C act at a point in a plane। ठीक है, एक प्लेन के अंदर किसी कोई एक पॉइंट है, उसके ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ए बी एंड सी। एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी इज 120 डिग्री, है ना, बी एंड सी इज 150 डिग्री। फॉर इक्विलिब्रियम, for equilibrium between forces, what is the ratio A ratio B ratio C।
देखिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन को पढ़कर उसके अंदर से कैसे प्रोसीड करना है, कैसे डाटा को निकाल के इंटरप्रेट करके हमें कैलकुलेशन करनी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो हमारे पास बहुत सारा इनफ स्पेस अवेलेबल है, तो हम पूरे स्पेस का यूज करेंगे, ठीक है ना, दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ है, तो हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। हमारा सॉल्यूशन सॉल्यूशन तीन फोर्स हैं, ए बी और सी, वो किसी भी प्लेन में किसी एक सिंगल पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो ये रहा मेरे पास वो सिंगल पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे थे, ए बी और सी, इस पे तीन फोर्स हैं। अभी बोल रहा है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 120 डिग्री। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ए वेक्टर को कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें कोई ना कोई डायरेक्शन तो सेट करनी पड़ेगी। तो ए वेक्टर को हमने एक्स एक्सिस की तरफ ले लिया, तो बी वेक्टर और उससे कितनी दूर है, 120 डिग्री पर, ठीक है। तो आपके बी वेक्टर कहीं इधर आ जाएगा ये, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये एंगल उसने दे रखा है 120 डिग्रीज। देन आफ्टर क्वेश्चन ने बोला है कि बी एंड सी इज, ठीक है ना, बी और सी के बीच में कितना एंगल है, 150 डिग्री। तो ये रहा बी, अब बी से मैं सी चलूंगा 150 डिग्री, तो यहां कहीं आएगा मेरे पास, तो ये हमारे पास आ गया सी वेक्टर। अब ये एंगल हमारे पास हो जाएगा 150 डिग्री, क्योंकि बी और सी के बीच का बोला था, ठीक है। उसके बाद सी और ए के बीच के बारे में हमारे पास कोई बात नहीं करी गई है, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि मैं आपको एक लामी थ्योरम समझाऊंगा, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में स्टार्ट करेंगे लामीज बाय लामीज थ्योरम। अब लामीज थ्योरम क्या होती है, लामीज थ्योरम ये होती है कि अगर आपको कुछ इस तरीके से एंगल दे रखे हैं, ठीक है, ये, इसको मैं बोल देता हूं P, इसको मैं बोल देता हूं Q, इसको मैं बोल देता हूं R, ठीक है। ये हमारे पास कोई तीन वेक्टर्स हैं। अब P के सामने वाला एंगल अल्फा है, Q के सामने वाला एंगल बीटा है, और R के सामने वाला एंगल गामा है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि P बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू Q बाय साइन बीटा इज इक्वल टू R बाय साइन गामा। तो ये लामी थ्योरम का जनरल फॉर्मूला है, इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। अब देखिए, इस P को मैं इधर सरका के लाता हूं, तो ये बन गया P मेरे पास, ठीक है। इस Q को मैं इधर सरका के लाता हूं, ठीक है, सॉरी, ये P था, ये P आ गया, उसके बाद Q, ये Q, ये हमारे पास P, ठीक है, ये Q, और ये R, देखो ये R नीचे की तरफ आया, तो ये आ गया हमारे पास R। अब इस केस में एंगल कैसे बन जाएंगे, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हो जाएगा गामा, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन है, ये वाला एंगल हो जाएगा हमारे पास अल्फा, और इसकी जो डायरेक्शन है, ये वाला एंगल हमारे पास हो जाएगा बीटा, ठीक है। तो आप जनरली इसी तरीके से यूज किया कीजिए। मैं ये वाला डायग्राम मिटा देता हूँ, ठीक है। मतलब अगर आप ट्राइंगल की फॉर्म में देखना चाहें, हमने ये सीखा था कि जितने भी वेक्टर्स हैं उनको अपन शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको P को यहाँ शिफ्ट करेंगे, Q को यहाँ शिफ्ट करेंगे, और R को यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास एक ट्राइंगल आ जाएगा, है ना। तो उससे भी यही फॉर्मूला डिराइव होता है। आपको सिर्फ इस फॉर्मूले के ऊपर ध्यान देना है, ये फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं। अब लामिस थ्योरम को समझ लेते हैं। हम जितने भी वेक्टर्स होते हैं उनको एक सिंगल पॉइंट पर उनके टेल्स को जोड़ देते हैं, एक सिंगल पॉइंट पर उनके टेल्स को जोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, तो ये वाला जो फॉर्मेट में इस वाले में भी जितने भी टेल्स हैं वो सभी एक पॉइंट पर जुड़े हुए हैं। तो लामी थ्योरम में आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई तीन प्लेन, कोई भी तीन फोर्स या कोई भी तीन वेक्टर एक प्लेन के अंदर हैं और उनके इस तरीके से एंगल्स हैं, तो आप देखिए P P डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल, P का अपोजिट एंगल कौन सा है, अल्फा, तो उसका साइन उसके नीचे आ गया। अब देखिए Q के बारे में, देखिए Q, ये रहा Q, अपॉन में Q के अपोजिट में कौन सा एंगल है, बीटा, तो इसके अपॉन में अपोजिट एंगल का साइन आ गया, तो Q बाय साइन बीटा। और R के साथ भी वही कंडीशन है, R, इसके अपोजिट में एंगल गामा, तो R अपॉन साइन गामा। यही लामी थ्योरम है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए अपन इसको अप्लाई करते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला एंगल अपन को 120 दे रखा था क्वेश्चन में, ये 150 दे रखा था। अब आप बताइए
ओवरऑल एंगल कितना होता है 360। ओवरऑल एंगल मतलब अगर मैं यहां से चल के ए से चल के पूरा वापस घूम के ए पे आ जाऊं तो 360 होता है। उसमें से 150 और 120 को माइनस कर देंगे तो हमें रिमेनिंग एंगल मिल जाएगा ना। तो 150 प्लस 120 ये हमारे पास हो जाएगा 270। माइनस करेंगे तो माइनस करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस करने पे हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये जो एंगल हमारे पास आया है ये कितना आया है 90 डिग्री। आए कुछ बात समझ में। अब चलिए इसी तरीके से हम देख लेते हैं, लामी थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो ए अपॉन इक्वल टू बी अपॉन इक्वल टू सी अपॉन, ठीक है। अब ए के नीचे किसके एंगल, इसका अपोजिट एंगल कितना है 150, तो हमारे पास आ जाएगा साइन 150 डिग्री। डी का अपोजिट कितना है 90 डिग्री, तो हमारे पास आ जाएगा साइन 90 डिग्री। और सी का अपोजिट कितना है 120 डिग्री, तो हमारे पास आ जाएगा साइन 120 डिग्री। अब चलिए इनको कन्वर्ट करते हैं, तो इनको अपन लिख देते हैं ए अपॉन साइन 150 को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस 30, मतलब 180 में से 30, पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्रीज, तो 180 में से 30 जाएंगे तो 150 इज इक्वल्स टू बी के नीचे तो अपने पास आ जाएगा 1, है ना, बी अपॉन 1, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। उसके बाद सी, इसको हम लिख देंगे साइन पाई माइनस 60 डिग्री, क्योंकि 180 में से 60 जाते हैं तो हमारे पास 120 बचते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। आपको पता है कि साइन पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। बच्चों अगर आपको इन कॉन्सेप्ट में से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है बेसिक मैथ्स की प्लेलिस्ट को एक बार जाके जरूर देखिए। इसमें एक भी लेक्चर ऐसा नहीं होगा जिसमें मैंने आपको कोई टॉपिक अच्छे से नहीं समझाया होगा। अगर आपने इस कड़ी को तोड़ दिया, आपको सभी लेक्चर्स कंटिन्यू पढ़ने होंगे तो आपको हर चीज समझ में आएगी, ठीक है। अगर आप बीच में से स्किप कर करके पढ़ेंगे, अलग अलग चैप्टर के अलग अलग लेक्चर्स को देखेंगे तो बीच में से बेटा कुछ भी समझ पाना इम्पॉसिबल सा होता है, ठीक है। तो साइन थीटा, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा साइन 30 डिग्री, तो इसको हम लिख देंगे ए अपॉन साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू बी अपॉन 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा सी अपॉन साइन 60 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a इक्वल टू, यहाँ पे 1/2 आएगा ना अपॉन में 1/2, तो 2 डिनोमिनेटर का 2 पर चल जाएगा, ये हो जाएगा 2a। खुद से सॉल्व करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। ये इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा b इक्वल टू साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2c/√3, ठीक है। अब अगर मैं a/b का रेशियो लूं, ठीक है, अगर मैं a/b का रेशियो लूं या फिर पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2√3 1 2, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा a रेशियो b c इज इक्वल टू, पूरी इक्वेशन को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√3 इज टू 1, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा √3 इज टू 2, और यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लामी थ्योरम का यूज करते हुए ये रेशियो निकाला है, ठीक है। मैं क्वेश्चन की यूनिक वेराइटीज आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको वेक्टर पे किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है उसका थोड़ा आइडिया लग सके, है ना। जनरल क्रॉस प्रोडक्ट पूछ लेना, जनरल डॉट प्रोडक्ट पूछ लेना, जनरल वेक्टर एडिशन करवा लेना, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकलवा लेना, ये तो बिल्कुल ही जनरल से क्वेश्चन है, इनको हर कोई कर लेता है। लेकिन अगर इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज में देखिए, तो आपको इस तरीके से डायग्राम करके प्रोसीड करना होगा, अननोन एंगल फाइंड करना होगा, देन इस डायग्राम को देख के आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि लामी थ्योरम यहाँ पर एप्लीकेबल है, लामी थ्योरम का फॉर्मूला लगाया, और उसके बाद साइन की जो आइडेंटिटी है वो हमने यहाँ पे यूज करी, तो हमारे पास ए बी और सी का रेशियो आ गया 2√3 रेशियो √3 रेशियो 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर है।
आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया है। इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, प्रोसीड करेंगे, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी डॉट ए बी। अब ए और बी दो वेक्टर्स हैं, तो हमें इनका एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एडिशन कर लेते हैं। तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली सॉल्व करें तो ये हमारे पास ए वेक्टर है मान लेते हैं, और ये हमारे पास बी वेक्टर है, ये भी हम मान लेते हैं। ओके देन, तो अगर हमसे a प्लस बी पूछा गया है तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, और पैरेललोग्राम कंप्लीट होने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी। ये क्या आया हमारे पास, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब a क्रॉस b हमें निकालना है, तो a क्रॉस b मैंने आपको निकालना कैसे बताया था, राइट हैंड थंब रूल से। फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में हमें राइट हैंड की हथेली को खोलना है, और सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में हमें हथेली अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है राइट हैंड की। तो ये देखिए ए की डायरेक्शन में मेरा राइट हैंड की फिंगर्स गई हैं, और बी कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो बी की डायरेक्शन में मेरे को अपनी फिंगर्स कर्ल करनी है। तो अंगूठा क्या कहाँ आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन। तो अंगूठा मेरे को क्या देगा, अंगूठा मेरे को देगा इसकी डायरेक्शन। तो ये जो मेरे पास डॉट आया है बाहर की तरफ, ये है मेरे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे a प्लस बी lies in the plane of board। बोर्ड के प्लेन में है। ठीक है, a प्लस बी जो है भाई, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये वाली चीज भाई पैरेललोग्राम लॉ से निकलता है। तो ये a प्लस बी ये बोर्ड के प्लेन में ही आपको दिख रहा है, बोर्ड पे बनाया मैंने। बट a क्रॉस b इज नॉर्मल आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, मतलब अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए वेक्टर से बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो बाहर की तरफ आ रहा है, वो बोर्ड के प्लेन में नहीं है, वो बोर्ड के प्लेन के 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ रहा है, नॉर्मली बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस, इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होगा। ये परपेंडिकुलर निशान है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होगा, किससे, वो 90 डिग्री होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से। दिख रहा है आपको कि ये ए बी इस डायरेक्शन में है और ए क्रॉस बी इस डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। ठीक है, अब सो तो अब हमें दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर करना है। तो ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है ना, तो ये एक वेक्टर है, ये पूरा का पूरा एक वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है दूसरे वेक्टर के साथ। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या आता है, इसका मैग्नीट्यूड तो हम लिख देंगे, इसका मैग्नीट्यूड मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर इसका मैग्नीट्यूड तो इसको भी लिख देंगे अपन, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर इन दोनों के बीच का एंगल का कॉस कंपोनेंट। ठीक है ना, तो कॉस इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। देखो परपेंडिकुलर बता रखा है अपन ने, अभी अभी प्रूव किया था परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 90 डिग्री। और जैसा कि हम जानते हैं cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। यस, तो हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के रिजल्टेंट को अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के रिजल्टेंट से, तो हमारे पास आ जाएगा 0, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको ऐसे भारी भारी टर्म्स देके उलझा सकता है, बोले अरे एक बार हमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, एक बार हमें मैट्रिक्स बना के
वेक्टर मल्टीप्लीकेशन निकालना पड़ेगा, फिर उन दोनों को डॉट करना पड़ेगा। बच्चे की मेंटलिटी या बच्चे की थिंकिंग कुछ ऐसी होती है, वो ऐसा ही सोचता है कि अरे इतना 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 करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमने वेक्टर को आपको ग्राफिकली सॉल्व करना बता रखा है, तो जैसे ही आप ये एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे आपकी सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके के क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको उलझा सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ p vector cross q vector is equals to null vector and q vector cross r vector is also equal to null vector, then find angle between p and r vector। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद इसके सॉल्यूशन के लिए प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि जब हम p वेक्टर को q वेक्टर से क्रॉस करते हैं तो हमारे पास एक नल वेक्टर आता है, ठीक है। नल वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो इसका कितना होता है, नल मतलब बिल्कुल जीरो के बराबर, ठीक है। लेकिन इसकी डायरेक्शन डिफाइन होती है क्या, इसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे इस क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से कर रखी है। मतलब जिस भी प्लेन के अंदर p वेक्टर और q वेक्टर होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी ये नल वेक्टर की डायरेक्शन, ये फिक्स हो गया यहाँ पे ऐसा लिखते से ही, है ना। अगर मैं सिंपल सिर्फ ये लिखता, अगर मैं सिर्फ ये लिखता तो इसका मतलब ये था कि ना तो इसके पास मैग्नीट्यूड है ना इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई है, मतलब इसकी डायरेक्शन नहीं बता रखी। लेकिन जैसे ही मैंने नल वेक्टर इक्वल टू दिस कर दिया तो इसका मतलब ये है कि जिस भी प्लेन में p वेक्टर और q वेक्टर हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी इस नल वेक्टर की, मैग्नीट्यूड तो अभी भी जीरो है। उसी तरीके से q क्रॉस r ये भी नल वेक्टर है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन में जैसा कि मैंने बताया कि आप क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी डाटा नहीं दे रखा, तो हम डायग्रामेटिकली इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में p क्रॉस q ओपन कर लेते हैं। तो चलिए मान लीजिए ये हमारे पास है p वेक्टर, ठीक है, और ये हमारे पास है q वेक्टर। तो p की डायरेक्शन फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में मैंने हथेली रखी राइट हैंड की, सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को टर्न कर दिया, तो अंगूठा आ रहा है बाहर की तरफ। तो ये जो मेरे पास बाहर की तरफ डायरेक्शन आई है मेरे पास आई है p क्रॉस q की, ठीक है। अब p क्रॉस q ये रहा। अब दूसरा इसने बोल रखा है q क्रॉस r इज ऑल्सो इक्वल टू नल वेक्टर, q क्रॉस r। अब q यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हमें q क्रॉस r करना है, तो q तो हमारे पास पहले ही है, q तो हमारे पास पहले ही है, ठीक है। अब चलिए मैं यहाँ पे q बना लेता हूँ, ये रहा देखो मेरे पास q। दूसरा मैं अलग से इसलिए बना रहा हूँ, ये मेरे पास q है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास r इधर भी हो सकता है और r इधर भी हो सकता है, ठीक है ना। कंडीशन लेके चल रहे हैं बच्चों, r इधर भी हो सकता है, r इधर भी हो सकता है। तो मान के चलते हैं कि r हमारे पास इधर है, ठीक है। तो q क्रॉस r, तो पहला वेक्टर की डायरेक्शन में हमें राइट हैंड की हथेली रखनी है और r किधर है, इस तरफ। तो उंगलियां इधर कर्ल करनी है, तो अंगूठा कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ। अंगूठा कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ। तो एक कंडीशन तो हमारे पास बन जाएगी ये वाली, ठीक है ना, ये किसके लिए, इस वाले वेक्टर के लिए। लेकिन अगर r इधर हुआ, कंडीशन अप्लाई करके देख रहे हैं, अगर r वेक्टर इधर ना होके इधर हुआ q के इस तरफ, तो पहले वेक्टर के डायरेक्शन में राइट हैंड की हथेली रख दी, r अब की बार हमने ये कंसीडर किया है, तो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो वेक्टर रिजल्टेंट कहाँ आएगा, अंदर की तरफ। तो इस वाले वेक्टर के लिए हमारे पास क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। यहां पर तो हमने बिल्कुल सेम माना था, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम दो तरीके से केस ले सकते थे, लेकिन ये इनिशियल था इसलिए p क्रॉस q हमने कर लिया। अब देखिए p क्रॉस q, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बाहर की तरफ, ये हमारे पास आ जाएगा q क्रॉस r। q क्रॉस r या तो बाहर की तरफ आएगा, q क्रॉस r या तो अंदर की तरफ आएगा, है ना। मतलब अगर आप r वेक्टर यहां लेते हैं तो q क्रॉस r बाहर की तरफ आएगा इस तरीके से, ठीक है। और अगर आप ये वाला r की डायरेक्शन इधर लेते हैं तो q क्रॉस r अंदर की तरफ आएगा,
ठीक है। अब आप देख लीजिए, इन दोनों में से कोई सा भी आंसर अपन ले लेते हैं। तो ये वाला वेक्टर हम कंसीडर कर लेते हैं, हमने माना कि आर की वैल्यू इधर है, तो पी क्रॉस क्यू ये बाहर की तरफ, क्यू क्रॉस आर ये भी बाहर की तरफ। तो इन दोनों के बीच में एंगल, ठीक है ना, एंगल बिटवीन पी क्रॉस क्यू एंड क्यू क्रॉस आर में बी। अब यहाँ पे मैंने मे बी वर्ड क्यों यूज करा, क्योंकि अगर आर हमारे पास इस तरफ है तो देखो ये भी डॉट बाहर की तरफ है, ये पी क्रॉस क्यू ये भी बाहर की तरफ आ रहा है, और ये क्यू क्रॉस क्यू ये भी बाहर की तरफ आ रहा है। तो इनके बीच में एंगल हो सकता है थीटा बराबर 0 डिग्री। ये भी बाहर ये भी बाहर, दोनों बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर बाहर निकल रहे हैं, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। और अगर हम इस वाले आर वेक्टर को ना मान के यहाँ वाला आर वेक्टर मान लेते हैं, आर वेक्टर की डायरेक्शन इधर ले लेते हैं, ठीक है ना, इसके दाएं तरफ, तो क्यू क्रॉस आर अब की बार कहां जाता, अंदर की तरफ, क्रॉस बनाया था ना मैंने यहाँ, तो उस केस में थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाती 180 डिग्री। इसका मतलब अगर हमारे पास ये कंडीशन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये वाली कंडीशन है, ठीक है, तो P और Q के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री होगा, या तो P और Q सेम डायरेक्शन में होंगे, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है बच्चों। तो कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन इन क्वेश्चंस के थ्रू भी बहुत अच्छे से होता जा रहा है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। इफ magnitude of cross product of a vector cross b vector is equals to root is equals to 1 by root 3 times of magnitude of a vector dot b vector, ठीक है। then find angle between a vector and b vector, ठीक है। अगर a क्रॉस b वेक्टर, a और b वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड a और b वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के 1/√3 के इक्वल है, तो उन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। अब a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ठीक है। और a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास होता है ए बी कॉस थीटा। ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमें लिखना पड़ेगा देन ए बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 टाइम्स ऑफ ए बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इधर आ जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। अब टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 कब आती है दोस्तों, टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है। सो हमारे पास थीटा कितना आ जाएगा, थीटा हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री, मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 30 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके के वेक्टर के अंदर न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और उनका यूटिलाइजेशन आपको कैलकुलेशन में किस तरीके से करना है, आप इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से खुद से सॉल्व करके एक बार समझ सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वेक्टर का जो समापन है वो यहीं पर होता है। वेक्टर चैप्टर के अंदर मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं, उससे रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल्स भी हम कर चुके हैं। इसके अंदर ज्यादा वेराइटीज अब आपको आगे काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर्स में देखने को मिलेगी, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस की आपको कोई चिंता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी काइनेमेटिक्स के टॉपिक की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स की ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाएगी।
तो दोस्तों इस चैनल का कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।